नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, इस अंतिम प्रहार की इस 5 के पंच की सीरीज की हम बात करें, इसमें आज अपना दूसरा दिन है और उस दूसरे दिन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। किया जाएगा उनका एनालिसिस और एक प्रश्न के साथ 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 100% एक क्वेश्चन में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन। और ये अंतिम मौका है अपने एग्जाम से पहले अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने एग्जाम से पहले अपने आप को रिवाइज करने का। एक अगला 1.5 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करने का मौका। इसका मतलब है कि लाइव रहोगे तो 1 घंटे के अंदर आप लगभग 100 क्वेश्चन कर सकते हो, और बैठ के पढ़ोगे तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बेहतर होगा आप लाइव आओ और पढ़ के देखो, अपनी तैयारी को एनालिसिस करो। और हाँ, अंतिम प्रहार है, पक्की बात है, पेपर यहां से फंसेगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बताऊं कि मोटिवेशनल लाइन की बात करें। और मोटिवेशनल लाइन मेरे भाई यही है कि अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओ। जिस दिन अपने आप पे विश्वास करना सीख जाओगे उस दिन सफलता 100% मिलेगी। तो बस इन्हीं बातों के साथ करते हैं आज के सेशन की शुरुआत भाई। और आज के पहला क्वेश्चन की बात करें, बिजोलिया शिलालेख की बात करें। सर, इस बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? क्या किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो पहले तो याद रखना कि बिजोलिया शिलालेख की बात करें, कहां से है ये? बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है। कहां से? अरे सर, बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है। और कब का है? तो 1170 ईस्वी का आता है। और इससे संबंधित किसका उल्लेख मिलता है? तो अजमेर के चौहान वंश का। क्या? अजमेर के चौहान वंश का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर 3 बातें पढ़नी है। 1170 का है और अजमेर के चौहान वंश का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। तभी तो आता है ना कि अर्णोराज के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया। कहां से? इसी बिजोलिया शिलालेख से। तो भाई चौहान वंश, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 100 क्वेश्चन होंगे, जवाब आपको देना है। फटाफट से भी जल्दी से दिया करो और उसके बाद बताना भी है कितने सही हुए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया? चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है किसके अंदर? तो याद रखना, बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही जो चौहान थे इन्हें क्या कहा गया कि सर ये तो वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। एक इस बिजोलिया शिलालेख की बात करें, यहां से ये भी ध्यान में रखना कि यदि इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत। राजस्थान के लगभग जो शिलालेख हैं उन सबका संबंध किसके साथ आता है? संस्कृत के साथ आता है। और यह भी ध्यान में रखना कि साहब इसके रचयिता कौन थे। यदि हम इसके रचयिता की बात करें तो हो जाएगा गुणभद्र। किसका नाम आ जाएगा? गुणभद्र की बात करें, ये इसके रचयिता थे। तो बिजोलिया शिलालेख हो गया है मामला पूरा सेट। रचयिता कौन थे, किसका उल्लेख मिलता है, चौहानों को क्या कहा गया है और कहां से मिला और कौन सी भाषा के अंदर है? तो यहां पे डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनके संदर्भ में कौन सा कथन है? तो चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात करें, यह शिलालेख 1728 ईस्वी का है। कब का है? 1728 ईस्वी का है। 100% सही बात है। एवं चित्तौड़ के दुर्ग से प्राप्त हुआ है, यह भी सही बात है। इसमें मेवाड़ के गुहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। इसका वासुदेव चौहान बेटा, सॉरी है ना। तो यहां पर ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। क्या? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि सर दोनों ठीक है। तो भाई चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात करें, कब मिला? 1278 के अंदर मिला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिला। और क्या कहा गया कि मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अर्णोराज की बात करें भाई, है ना, वासुदेव चौहान। दोबारा अर्णोराज निकल रहा है, अब पता नहीं क्यों निकल रहा है, दोबारा वासुदेव चौहान है ना, निकल रहा है भाई, क्या करूं। चलो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मिहिर भोज प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? किसकी बात करें? मिहिर भोज प्रशस्ति की बात करें, इनके संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य आता है? यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहां पर की जाती, याद रखना। इसके प्रशस्तिकार बालदित्य हैं, 100% सही है। इसके प्रशस्तिकार की बात करें कौन है? बालदित्य। इसमें मिहिर भोज की पराक्रमता, शौर्यता व वीरता का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। पीडीएफ नहीं मिली क्या बेटा? कोई बात नहीं, आज डाल देंगे, आज डाल देंगे बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। हाँ 1278, ठीक है 1278 है बेटा, ये 1278 है, देखो 1278 है। आ जाओ, उसके बाद इस प्रशस्ति की भाषा गुजराती है। इसकी भाषा क्या है? गुजराती। मिहिर भोज प्रशस्ति की बात करें, इसकी भाषा क्या? गुजराती। अर्थात इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी असत्य नहीं है, सबकी सब बातें ठीक है। इसके प्रशस्तिकार बालदित्य है, इसमें मिहिर भोज के बारे में बताया गया, और इस प्रशस्ति की बात करें भाषा क्या आती है? गुजराती आ जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। उसके बाद यदि हम बात करें, डोडिया व अक्खेशाही नामक मुद्रा प्रचलित थी। किसकी बात करें सर? डोडिया व अक्खेशाही नामक जो मुद्रा है ये कहां पर प्रचलित थी? तो मेरे भाई कहां पर प्रचलित थी? तो याद रखना जैसलमेर के अंदर। इस जैसलमेर में डोडिया भी थी, अक्खेशाही भी थी, यहां पर महमूद शाही भी आती है। कौन सी? महमूद शाही की बात करें वो भी आ जाती है। डोडिया भी और अक्खेशाही कहां पर है? तो आप कहोगे सर जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के कौन से थे? सिक्कों वाला क्वेश्चन हर बार फंसता है बेटा, कमेंट्स को फ्रेश करो। यदि हम बात करें यहां से किसकी बात करें, बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के कौन से थे, और सिक्कों से लेकर के लगभग क्वेश्चन यहां से आता है। यदि हम बात करें क्या कि भाई कटार शाही की बात करें ये भी आ जाता है, चेहरे शाही की बात करें ये भी बूंदी राज्य से है, और राम शाही की बात करें ये भी, अर्थात उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा इसके सही जवाब है क्या? ये इसका सही जवाब आता है, ऑप्शन डी की बात करें तो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, निम्नलिखित में से गलत है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? अरे ग्यारस नंद्रा सिक्के कहां के थे? सर शाहपुरा के थे। ठीक है भाई, उदयशाही सिक्कों की बात करें भरतपुर के, क्या उदयशाही सिक्के भरतपुर के थे क्या? यदि हम बात करें किसकी भाई, उदयशाही सिक्के भरतपुर के थे क्या? नहीं मेरे भाई, भरतपुर के नहीं थे। उदयशाही सिक्कों की बात करें ये कहां से आते हैं? तो याद रखना डूंगरपुर के थे। इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? बी। सालिम शाही सिक्के कहां के हैं? बांसवाड़ा की बात की जाती है। गुमान शाही सिक्के कहां के थे? कोटा के। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। ये कहां के थे? डूंगरपुर के। तो ये भी आपको 4 बातें यहां से निकल के आ गई हैं। चलो जी, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है और किस चीज का युगम है? इधर क्या दे रखे हैं? मुद्राएं, और इधर दे रखा है भाई कौन सा राज्य या कौन सा वंश है जिसके द्वारा इन मुद्राओं को जारी किया गया। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, नहीं मिली तो सॉरी, बट पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, है ना। लाइक ने चलो सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी भाई, यदि हम बात करें किसकी, जाड़शाही सिक्कों की बात करें, जयपुर राज्यों की बात करें, ये सुमेलित है क्या? सही, एकदम सही जवाब है, सुमेलित है। विंशोपक की बात करें, चाहमान वंश की बात करें, ये भी सुमेलित है। विजय शाही की बात करें तो विजय शाही जो है ये असुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। बीकानेर राज्य नहीं भाई, ये बीकानेर राज्य का नहीं आता। इसका संबंध किसके साथ आता है? जोधपुर से आता है। विजय शाही का संबंध किसके साथ आता है? सर जोधपुर के साथ आता है। यहां पर जोधपुर के अंदर विजय शाही भी थे। यदि हम बात करें एक नाम और आ जाता है, भीम शाही की बात करें, यहां पर भीम शाही का भी नाम आता है। सर और भी आते हैं कि हाँ भाई, एक यहां पर इसी जोधपुर में तख्त शाही भी आ जाते हैं। तो जोधपुर में भीम शाही है, तख्त शाही है और विजय शाही आ जाते हैं। जयपुर में झाड़ शाही है, चाहमान वंश में विंशोपक है, और डब्बू शाही की बात करें, इनका संबंध कहां से आता है? मेवाड़ राज्य से आ जाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन जो होगा ये सही जवाब है। चलो आगे देखो, मुरारी दान कृत जोधपुर राज्यरी ख्यात, मुरारी दान कृत जोधपुर राज्यरी ख्यात किस शासन के, क्या किस शासक के शासनकाल की रचना है? तो किस शासक के शासनकाल की रचना आती है भाई? किसकी रचना आ जाती है? तो जवाब क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा नाम मानसिंह का। तो एक तो यहां से देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, जोधपुर राज्यरी ख्यात किसके द्वारा कृत है? मुरारी दान के द्वारा। और कौन से
शासनकाल की रचना है तो मानसिंह की बात की जाती है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना, क्या मेरे भाई, यहाँ हम इसकी जोधपुर राज्य ख्यात की बात करें, यहाँ पर इस पूरे जोधपुर राज्य जो था इसके बारे में पूरी कहानी यहाँ से लिखा हुआ है। क्या इसकी पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है। चलो अगला क्वेश्चन है, गुण भाषा या गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। गुणभास नामक ग्रंथ की बात करें मेरे भाई, इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है, बताओ दिखा। शिवदास गांडव की बात करें, गार्डन की बात करें, हेम कवि की बात करें, बिठू सूजा की बात करें, केशवदास। तो गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। अरे सर जवाब हो जाएगा हेम कवि। क्या हेम कवि की बात यहां पर हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। हाँ भाई, अगला देखो, मुंडियारी ख्यात नामक ग्रंथ में राजस्थान के किस राजवंश का इतिहास वर्णित है। मुंडियारी ख्यात की बात करें, एक ख्यात है और इसके अंदर कौन सा जो राजवंश है जिसका इतिहास यहां पर लिखा हुआ है या उसकी डिटेल यहां पर है, तो आप क्या बोलोगे सर। जवाब हो जाएगा सर राठौड़ वंश की बात की जाती। किसकी। अरे राठौड़ वंश की बात की जाती। और याद रखना इसके अंदर कहा गया है कि भाई राव सिंहा से लेकर के, ये कहा गया कि राव सिंहा से लेकर के एक शासक आते जिनका नाम आता है जसवंत सिंह सेकंड। राव सिंहा से लेकर के कहां तक की बात करें, जसवंत सिंह सेकंड की बात करें, जसवंत सिंह सेकंड तक का जो इतिहास है वो इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ है। तो कौन से शासक हो जाएंगे सर, राठौड़ वंश की बात यहां पर हो जाएगी। क्लियर है। चलो जी आगे देखो, उसके बाद है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वर्तान ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया। तो कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, इसे भाई घोड़े वाले बाबा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते। अरे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, आपको आता ही है। इसको राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ये भी आपको आता है। इन्हीं कर्नल जेम्स टोड की बात करें, इन्होंने 1829 की बात करें सबसे पहले राजस्थान कहा था। किसमें कहा था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो एक बुक इनकी और है, दो बुक होगी, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे, तो इन्होंने अपने गुरु जिनका नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। डी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है, हनुमानगढ़ की बात करें, यहां पर है किस नदी के किनारे पर है मेरे भाई, घग्गर नदी के किनारे पर है, को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। तो एक प्रश्न तो देखो एक साथ दो चीजें आपको यहां से मिल रही है। पहला ये कि भाई किस सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब क्या दोगे सर, कालीबंगा को कहा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये कि किसने कहा, क्या, अरे मेरे भाई किसने कहा। तो भाई इतिहास की बात करें तो ये जवाब किसका होता है, दशरथ शर्मा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। ज्यादातर ये भी पूछते हैं। और यह सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी की बात करें, यह भी यहां से पूछ लिया जाता है। तो दोनों से तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक है। दशरथ शर्मा, वेरी गुड। उसके बाद है भाई, किस इतिहासकार को राजपुताने का अब्बुल फजल, कौन सा इतिहासकार है जिसे राजपुताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, सर ये तो आता ही है। अरे सर इसको किसको बोलते हैं, मोहनोत नैन्सी को बोलते हैं। किसको, मोहनोत नैन्सी। और इनके द्वारा क्या लिखा गया था, एक नैन्सीरी ख्यात लिखा कि नहीं लिखा गया, नैन्सीरी ख्यात लिखा था। हाँ भाई नैन्सीरी ख्यात इन्होंने लिखा था। और एक मारवाड़ परगनारी विगत, एक और क्या लिखा था इन्होंने, एक लिखा था मारवाड़ परगनारी विगत की बात करें, विगत ये भी इन्होंने लिखा था, जिनको क्या कहते हैं, राजस्थान के गजेटियर की बात की जाती है। तो मोहनोत नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत की बात करें, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हाँ भाई चलो आगे देखो, उसके बाद निम्नलिखित में से बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो सीधा सीधा आ जाए कि सर बांकीदास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ऐसा पूछ ले तो मारे जाएंगे। तो बांकीदास की बात करें, इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो साहब कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे कीर्ति कौमुदी की बात करें, कौन सा नहीं है, कीर्ति कौमुदी। इनके द्वारा रचित
कुकवी बत्तीसी की बात करें, नीति मंजरी की बात करें और मान यशोमंडन की बात करें, ये तीनों इनके द्वारा रचित है। कौन सी? कुकवी बत्तीसी, नीति मंजरी और मान यशोमंडन की बात करें। जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या? डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड भाई। आगे देखो, उसके बाद है नगानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे। पुस्तकें हैं ये, नगानंद रत्नावली और प्रियदर्शनी। और इसके लेखक कौन है मेरे भाई? बताओ दिखा, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है या विशाख दत्त है, वात्स्ययन है? बाणभट्ट के बारे में आपको पता होगा, विशाखा दत्त के बारे में आपको पता होगा। और एक हम बात करें वात्स्ययन और हर्षवर्धन की बात करें, कौन है भाई? जवाब तो सब कौन हो जाएंगे? तो जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। तैयारी जांचने का तगड़ा मौका है ये, और इसके साथ साथ आपको पूरा मामला हो जाएगा तैयार। 100 क्वेश्चन पढ़ें और पक्की बात है, विश्वास से कह रहा हूं, पेपर तो फंसेगा भाई। सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे आएंगे नहीं, ऐसे के ऐसे रसगुल्ले की तरह टपकते हुए मिलेंगे भाई। बस आपको तो जाकर के इनको खाना है। आ जाओ, कालीबंगा क्या है? कालीबंगा की बात करें सर, अभी तो 3 चीजें पढ़ी थी भाई। क्या? ये कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है साहब। यहां पर पढ़ा था, घग्गर नदी के किनारे पर है। ये भी पढ़ा था, दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा था। इसके अलावा कहा गया कि सर कौन सी सभ्यता है? पाषाण युगीन है या कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है या लोह युगीन सभ्यता है? तो कालीबंगा की बात करें, ये कैसी सभ्यता है? तो याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता है। आपका बी ऑप्शन जो होगा ये सब सही जवाब है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले? तो पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले सर? बागोर सभ्यता से। कहां? अरे सर भीलवाड़ा से। अरे सर कौन सी नदी के किनारे पर? कोठ्यारी नदी पर। अरे सर उत्खनन कहां हुआ? अरे महासतियों के टीले से। कहां से? महासतियों का जो टीला है यहां से मिला। यहां पर खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले। अरे कॉलेज लेक्चरर वालों देखो, टेक्निकल कॉलेज के अंदर सीधा सीधा ऐसे के ऐसे पर्सन से रिलेवेंट बातें यहां से आई हुई हैं। तो कहां से? बागोर की बात की जाती है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलो उसके बाद है आहड़ सभ्यता के संदर्भ में। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसकी बात करें, यह ताम्र युगीन सभ्यता 100% सही जवाब है। ताम्र युगीन सभ्यता है यहां से पक्का। यह आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आयड़ कह दे या आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है। और सर कहां पर है? तो याद रखना, अरे भाई ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर की बात यहां पर की जाती है। इसे अघाटपुर भी तो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरे सर इसे अघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। हाँ जानते हैं। इसे और क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अरे इसे ताम्रवती नगरी की बात करें वो भी कहा जाता है। और एक इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और एक इनका सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। हाँ भाई, इसके उत्खनन का जो कार्य है यह अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। तो डी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो, असुमिलित युगम कौन से हैं? एक तरफ सभ्यता और एक तरफ नदी। पहला है जोधपुरा सभ्यता, लूणी नदी। नहीं भाई, जोधपुरा सभ्यता की बात करें ये लूणी नदी के किनारे पे नहीं है। कौन सी नदी के किनारे पर है? अरे भाई साबी नदी के किनारे पर है। कहां पर है? तो याद रखना ये जो है ये जयपुर के अंदर आ जाती है। साबी कहां पर है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। बालाथल की बात करें ये कौन सी नदी के किनारे पर है मेरे भाई? भेड़स नदी के किनारे पर। और कहां पर? तो याद रखना उदयपुर के अंदर है। रंगमहल की बात करें सरस्वती नदी के किनारे पर है। और कहां पर है? हनुमानगढ़ की बात की जाती है। नगरी सभ्यता की बात करें भेड़स नदी के किनारे पर। और नगरी कहां पर है? तो चित्तौड़ के अंदर है। कहां? चित्तौड़ के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा यह सही जवाब है कि असुमिलित कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, ए की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में, तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें ये पता ही होगा आपको कहां से भाई? तो कहां से?
गणेश्वर सभ्यता की बात करें कहां से, नीम का थाना से। कहां से, यदि याद रखना, नीम का थाना। हाँ भाई, नीम का थाना। और ये कहां पर थाना, सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें यहां से आ जाती है साहब। अब इसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें यहां पर आ जाती हैं जो इसके संदर्भ में क्या है, इसकी बात करें। असत्य कथन कौन सा आता है, पहला गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ठीक है भाई। एक, गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं साहब। काटली नदी के किनारे पर है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। और इसका गणेश्वर में वर्ष 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन का कार्य किया था। और गणेश्वर सभ्यता बनास नदी के किनारे पर नहीं साहब, कौन सी नदी के किनारे पर है, काटली नदी के किनारे पर है। और कहां पर है, नीम का थाना, सीकर के अंदर है। तो आपका डी ऑप्शन होगा ये इसका सही जवाब है। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करें असुमेलित युगम को छांटिए। एक तरफ सभ्यता और एक तरफ स्थान की, ये सभ्यता कहां से नहीं है, इनमें से हमें क्या छांटना है, असुमेलित। कालीबंगा सभ्यता की बात करें, हनुमानगढ़ सुमेलित है। रंग महल की बात करें, गंगानगर नहीं भाई, कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। रेड की बात करें, टोंक से है। अरे सिक्के मिले, पंच मार्क या आहस सिक्के यहां पर मिले। बागौर सभ्यता की बात करें, भीलवाड़ा के अंदर है। तो जवाब क्या होगा सर, बी ऑप्शन। समय ज्यादा नहीं लूंगा, सटीक समय लेंगे और आपका रिवीजन करवाना, इसकी व्याख्या नहीं करवाना, रिवीजन और उनके समय उसका जवाब देना, ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि जो आपने पढ़ा था 100 क्वेश्चन में से आपकी तैयारी कितनी है बस। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए 100 क्वेश्चन, ये मान के चलो कि किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो सोच रहे होंगे भाई कोई स्कूल लेक्चरर लगा हुआ होगा और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा होगा, सर पढ़ाई नहीं हुई, उनके लिए तो संजीवनी बूटी है, ये पक्की बात है। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, किस प्राचीन स्थल को प्राचीन भारत का टाटा स्थल कहते हैं, पुरातात्विक स्थल को। तो आप क्या कहोगे सर, रेड। और ये कहां पर है, टोंक के अंदर। कहां पर है, टोंक के अंदर है। इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, लोहे के बहुत सारी मुद्राएं मिली थी। और टाटा क्या काम करता, लोहे का काम करता, इसी के लिए बात किया जाता है। और एक यहीं पर क्या मिला है, एशिया का सबसे बड़ा, यहीं से क्या मिला है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों के भंडार की बात करें, सिक्कों का भंडार भी मिला है। तो आपका सी ऑप्शन की बात करें, ये इसका सही जवाब है। चलो आगे है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, कौन सा स्थल है जो ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित आता है। लगभग 3075 के आसपास, 3000 सिक्के। और ये भी देखो, ये सब वो क्वेश्चन हैं जो अपने शाम वाली कक्षा के अंदर मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रखे हैं, चाहे करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके पढ़ा रखा हो, चाहे मैंने आपको स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर पढ़ाया हो, चाहे डोज के साथ, लेकिन भाई पढ़ा है, इसका मतलब वो शाम वाली कक्षा आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी है आने वाली एग्जाम के लिए। आ जाओ, तो निम्न में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, तो कौन सा, तो कहना कि सर तिलवाड़ा की बात करें। और ये तिलवाड़ा कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। कहां पर, बाड़मेर के अंदर है भाई। और ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। क्या, बी ऑप्शन की बात करें, इसकी सही जवाब आ जाता है। ठीक है, बी की बात करें, ये इसका सही जवाब है। चलो जी आगे चले, वेरी गुड। आगे देखो, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था। एक नाटककार या राजशेखर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध किस राजा के साथ था। तो जवाब क्या हो जाएगा, राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे। राजशेखर की बात करें किसके संबंधित थे भाई, तो याद रखना किससे संबंधित थे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, महेंद्र पाल फर्स्ट। किसका नाम आ जाएगा, महेंद्र पाल फर्स्ट की बात करें। और राजशेखर की बात करें साहब, इन्होंने कई रचनाएं भी की हैं। सर कौन सी, तो याद रखना कर्पूर मंजरी की बात करें, कर्पूर मंजरी की बात करें, यह किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। कौन सी, काव्य मीमांसा। कौन सी, काव्य मीमांसा की बात करें, यह भी किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है।
ठीक है, ये भी इनकी रचना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो महेंद्र पाल फर्स्ट के और इनकी रचना कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ये काव्य मीमांसा की बात करें, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? चलो भाई, डोज का भी करा दूंगा रिवीजन, चिंता मत करो, करा दूंगा एग्जाम से पहले। अगला है, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता था? प्रतिहार शासकों की बात करें, उसमें रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप कहोगे सर हरिश्चंद्र को जाना जाता था। किसको? हरिश्चंद्र को जाना जाता था। और किस उल्लेख में? तो घटियाला जो उल्लेख है, कौन सा? घटियाला शिलालेख कह दे, घटियाला शिलालेख की बात करें, इस घटियाला शिलालेख में इस बात का उल्लेख आता है। तो यह भी पूछे ना कहां पर उल्लेख है, तो घटियाला शिलालेख की बात की जाती है और हरिश्चंद्र की बात यहां पर की जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी जो होगा आपका सही जवाब है। आगे देखो, सिरोही का शासक लाखा देवड़ा ने कौन सा तालाब बनाया था? सिरोही का शासक था लाखा देवड़ा, जिसके द्वारा कौन सा तालाब? सर लाखनाव तालाब, लाखा सर भावल देव और लाखों लाव तालाब की बात करें, इनमें से कौन सा तालाब? हाँ भाई, तो सिरोही का शासक लाखा देवड़ा ने कौन सा तालाब बनाया? तो कौन सा तालाब बनाया मेरे भाई? तो याद रखना, लाखनाव तालाब। कौन सा है? लाखनाव तालाब। आपका ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। लाखनाव तालाब की बात करें, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, और लाखों लाव की बात करें तो ये लाखों लाव तालाब तो कहां पर है? ये तो नागौर के अंदर है। लाखनाव तालाब है ऑप्शन ए। लाखों लाव की बात करें, लाखों लाव की बात करें, ये कहां पर है? नागौर के अंदर है। क्लियर? चलो जी आगे देखो, उसके बाद उड़ना अखेराज नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता था? उड़ना राजकुमार की बात करें, उड़ना अखेराज की बात करें, उड़ना अखेराज के नाम से किसे जाना जाता था? तो हो जाएगा सर अखेराज देवड़ा प्रथम को। किसको? अखेराज देवड़ा प्रथम को जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने अखेराज देवड़ा ने कब किया था कि हम बात करें 1527 में क्या हुआ था भाई? आपको पता होगा, खानवा का युद्ध आता है और इस खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। किसने? अखेराज देवड़ा ने। किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। किसकी तरफ से भाई? राणा सांगा की तरफ से भाग लिया, राणा सांगा का साथ दिया था और इन्होंने क्या किया था? एक तेज गति के साथ आक्रमण किया था, युद्ध किया था और इसलिए क्या कह दिया? सो उड़ना अखेराज कहा गया था। तो ये उपाधि किसके लिए में? युद्ध में, खानवा के युद्ध के बाद इनको ये उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो आगे है, गुहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ के अंदर कौन सा कथन सत्य आता है? तो देखो, अब्बुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेर खां आदिल की संतान थी। सही बात है। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई ईरानी शासक बादशाह नौशेर खां आदिल की संतान थी गुहिल वंश, ये कथन किसका था? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है मेरे भाई। तो अब्बुल फजल का था। इसके अलावा एक है, टोड के अनुसार गुहिल शिलादित्य के वंशज थे। ये दोनों कथन सत्य हैं। इनको यहां से भी पूछा जा सकता है कि इन कथन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहां से करवा दिए। इनका वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब्बुल फजल की बात करें, इन्होंने कहा था कि ईरानी जो बादशाह था नौशेर खां, इसकी संतान है आदिल की संतान है, और टोड के अनुसार गुहिल शिलादित्य के वंशज हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलो जी आगे देखें, उसके बाद है त्रिलोका की उपाधि मेवाड़ के किस शासक ने धारण की थी? त्रिलोका का मतलब क्या होता है भाई? त्रिलोकों का राजा, तीनों लोकों का राजा की बात करें, और इस त्रिलोका की उपाधि मेवाड़ के किस शासक ने धारण की थी? तो जवाब क्या हो जाएगा सर? समर सिंह का नाम आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी की बात करें, यह एकदम सही जवाब है, समर सिंह। उसके बाद ढूंढाड़ राज्य में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कछवाहा वंश की बात करें ढूंढाड़ राज्य में आता है,
और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा? सोडा सिंह, दुल्हे राय, कलन और पृथ्वीराज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की भाई? दुल्हे राय की बात यहां पर की जाती है। इसे हम लोग कई जगह आपको तेजकरण भी मिल जाएगा, सब तेजकरण का भी नाम आ जाता है। कई जगह आपको धोले राय भी आ जाता, लिखा हुआ क्या? धोले राय का नाम भी आ जाता है। और इसके द्वारा ये स्थापना कब की गई थी? 1137 के अंदर। कौन सा? 1137 की ईस्वी की बात करें, इस समय इनकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दुल्हे राय, तेजकर्ण या धोले राय के द्वारा 1137 में आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलो आगे है भाई, कछवाहा वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कछवाहा वंश की बात करें, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है साहब। देखो यहां से, और क्या ढूंढना है? सत्य कथन ढूंढना है। इसमें सत्य से कछवाहा वंश स्वयं को भगवान श्री राम पुत्र कुश का वंशज मानते हैं 100%। कछवाहा वंश की बात करें, कहते हैं कि भाई हम श्री राम के पुत्र जो कुश था उनके वंशज हैं। और इन्हीं के लिए, इन्हीं कछवाहा वंश की बात करें, इन्हीं के लिए एक शिलालेख आता है। कौन सा? आमेर शिलालेख की बात करें। कौन सा शिलालेख है? अरे एक शिलालेख है जिसका नाम है आमेर शिलालेख में इसी कछवाहा वंश के लिए क्या लिखा हुआ है? रघुकुल तिलक। क्या लिखा हुआ है? रघुकुल तिलक की बात करें, लिखा हुआ, जिससे कह सकते हैं हो सकता है कि भाई पक्का कुश के वंशज हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछवाहा रघुवंशी कुरम के वंशज हैं। तो यहां पर रघुकुल तिलक लिखा हुआ है, तो दोनों बातें सही होती लगती हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही सत्य हैं। आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा विष्णु शर्मा, पीडीएफ मिल जाएगी मेरे बच्चे। और यह भी ध्यान रखना, आमेर शिलालेख में रघुकुल तिलक लिखा हुआ किसके लिए? कछवाहा वंश के लिए। यह भी इसके साथ आपको जोड़ लेना है। चलो उसके बाद है, मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? अरे ये तो एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन है कि राजस्थान में राड़ वैसे कम हुई है, और वैसे युद्ध कम हुए थे, राजस्थान में राड़ ही ज्यादा हुए। युद्ध कम हुए, राजस्थान में राड़ गणी हुए। चालता चालता तैयार ही बैठे, आधा तो मुंह फुला रहे कि कौन मारसो राड़ करे, है ना। और चलो भाई, चलो देखो यहां से, तो मतीरे की राड़ की बात करें, ये कब हुआ था रे? 1644 में हुआ था। कब? 1644 के अंदर हुआ था। किस किस के मध्य? तो भाई बीकानेर और वर्सेज कौन था? नागौर। बीकानेर वर्सेज नागौर के मध्य बैटिंग हुई थी भाई यहां पर, ठीक है, बराबर बैटिंग हुई थी 1644 के अंदर। और बीकानेर के शासक कौन थे भाई? करण सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे भाई? करण सिंह की बात करें। और नागौर के शासक की बात करें, अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह की बात की जाती है। इनके मध्य बराबर बैटिंग हुई थी 1644 में, जिसको क्या बोलते हैं? मतीरे की राड़। राड़ की है बेटा, करके देख लो, चालता है मुंह फुला लें, और राड़ ही है। हाँ, अगला देखो, 1644 बीकानेर के किस शासक ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का कौन सा शासक था जिन्होंने सम्राट अशोक की अधीनता को स्वीकार किया? तो जवाब हो जाएगा सर राव कल्याणमल ने। और एक क्वेश्चन यहां से और बना दे मेरे लाला, वो क्या कि राव कल्याणमल ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की कौन से नागौर, कौन से दरबार में? तो याद रखना, नागौर दरबार में। कौन से दरबार में भाई? नागौर दरबार के अंदर। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो, वह भरतपुर जाट सरदार, वह भरतपुर का जाट सरदार जिसने औरंगजेब के काल में अकबर के मकबरे को खुदवाया था। अकबर के मकबरे को किसने खुदवा दिया साहब? भाई कौन जाट सरदार था? तो नाम आ जाएगा सर राजा राम। किसका नाम था? राजा राम का नाम आता है। और बाद में इस राजा राम के जो विद्रोह था, इस विद्रोह को कुचला किसके द्वारा? राजा बिशन सिंह के द्वारा। इसका जो विद्रोह था ना, इस विद्रोह की बात करें को कुचला किसने था? ये भी पढ़ लेना, कुचला किसने था? राजा बिशन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राजा बिशन सिंह की बात करें इसके द्वारा। और ये कहां के राजा थे? आमेर के थे, ठीक है, कहां के थे? आमेर के शासक थे। इनके द्वारा इसके विद्रोह को कुचला गया और राजा राम की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो नाम क्या हो जाएगा साहब? राजा राम। डी ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब है। चलो उसके बाद, अरे भटनेर का दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भटनेर का दुर्ग कहां है? अरे हनुमानगढ़ से है।
सर और बताओ सर, ये मिट्टी से निर्मित बांध, सॉरी मिट्टी से कहते हैं सबसे, चलो मिट्टी से निर्मित है, ये कहते हैं सबसे प्राचीन मानते हैं, सबसे प्राचीन है। ये भी कहते हैं क्या हुआ इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण की बात करें ये हुए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इन दोनों के क्या हुए, जौहर की बात करें, इन जौहर के प्रमाण यहाँ पर आते हैं। इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा, तो याद रखना भूपत का नाम आता है। किसका भाई, भूपत की बात यहां पर की जाती। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आता है, आता है, आता है। एक प्रश्न आएगा मेरे लालो, किसी भी रूप में आ सकता है। 1857 की क्रांति को लेकर के एजीजी के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो आप कहोगे सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात की जाती है। और यदि पूछें कि सर राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल पहला एजीजी कौन था, तो पहला राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, मिस्टर लॉकेट। कौन था भाई, मिस्टर लॉकेट की बात की जाती है। दोनों नाम पढ़ लेना, यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात, और ये लॉकेट कौन था, पहला था। चलो उसके बाद शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था, नाम से पता लग रहा शेखावाटी में हो गया, तो सीकर में, झुंझुनू में, इनमें से तो नहीं हो सकता। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था, झुंझुनू के अंदर। 1834-35 के आसपास, 1834-35 के आसपास शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई, तो जवाब हो जाएगा सर झुंझुनू के अंदर। कहां, झुंझुनू के अंदर। आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। चलो उसके बाद 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, हर बच्चे की जुबान पे होता है, तीसरी क्लास से हमें पढ़ा दिया जाता है कि क्या था भाई, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये माना जाता है 1857 की क्रांति में। और याद रखना इस 1857 की क्रांति की बात करें, पहले कौन सी बंदूक हुआ करती थी, ब्राउन बेस। कौन सी हुआ करती थी, ब्राउन बेस हुआ करती थी। और इस ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सी नई बंदूक दे दी, एनफील्ड दे दी गई थी। कौन सी नई, एनफील्ड राइफल दे दी गई थी, जिसके अंदर क्या कहते हैं भाई, कारतूस को फाड़ करके लगाया जाता था। और ये कहते हैं कि उसके अंदर चर्बी है, और उसी की वजह से 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है ये एनफील्ड और ब्राउन बेस, ये भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। चलो उसके बाद है भाई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी, 1857 के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी रे, 6। कितनी थी मेरे भाई, 6 की बात की जाती है। कौन सी है, एक आ जाती है नसीराबाद छावनी, कहां पर थी, अजमेर के अंदर। ये भी पूछ लेते हैं कहां पर है सर। एक आ जाती थी ब्यावर छावनी, ब्यावर छावनी, ये ब्यावर छावनी भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। एक आ जाती है खेरवाड़ा की बात करें, खेरवाड़ा की छावनी कहां पर थी मेरे लालो, तो याद रखना उदयपुर के अंदर है। एक आ जाती है एरिनपुरा की छावनी की बात करें, एरिनपुरा, और ये कहां पर है, पाली के अंदर थी। एक आ जाती है देवली की बात करें, ये कहां पर है, टोंक के अंदर है। और एक कौन सी आ जाती है, नीमच की बात करें, और ये कहां पर थी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 6। नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, एनपुरा, देवली और नीमच की बात यहां पर की जाती है। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, एक तरफ रियासत और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। ये पक्का क्वेश्चन बनता है। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, कौन सा असुमेलित है, मारवाड़ की बात करें साहब, मैकमोहन था क्या, अरे 100% था। मेवाड़ की बात करें, मेजर सावस था क्या, 100% था। सिरोही की बात करें, जेडी होल था क्या, सिरोही से जेडी होल था क्या, 100% था। भरतपुर की बात करें, कर्नल ईडन था क्या, नहीं साहब, भरतपुर में कौन था, मॉरिसन की बात करते हैं, कौन था, मॉरिसन। इसका मतलब असुमेलित कौन हो जाएगा, भरतपुर का। ईडन की बात करें, वैसे याद रखना यहां से एक और, यदि हम बात करें, बहुत सारी है ना, कोटा की बात करें, कोटा का कौन था, मेजर बटन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मेजर बटन। हाँ, कोटा की बात करें, कौन था, मेजर बटन था। जयपुर का कौन था, कर्नल ईडन। जयपुर का कौन था, ईडन। ठीक है, ये 5-6 आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है, ये रट लेनी है। क्लियर, तो चलें आगे।
ओके भाई, बहुत बढ़िया। जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित थी? जब 1817 की क्रांति आएगी तो लगभग 15-20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हर बार प्रश्न यहां पर आता है। जोधपुर लीजियन टुकड़ी की बात करें, लीजियन टुकड़ी की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1835 में हुई। 1835 में तो क्या हुई, इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस सैनिक छावनी से संबंधित आती है? तो कहां से आती है? एरिनपुरा से। कहां से आती है मेरे भाई? एरिनपुरा की बात कहा जाता है, ठीक है। और इस जोधपुर लीजियन में अंदर कहां के सैनिक थे? तो आपके मारवाड़ के सैनिक थे, एरिनपुरा छावनी से। और इनको पूबिया सैनिक भी कहते थे। इसके जो सैनिक थे ना, इनके सैनिकों की बात करें, इन सैनिकों को क्या कहते थे? पूबिया सैनिक। पूबिया सैनिक भी कहा जाता था। तो एरिनपुरा से आती थी। ऑप्शन ए। आप लोगों को भी जवाब देना है, मैं बताता रहूंगा बातें भी। ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलो, लल्लन टॉप भी जोड़ा करो बेटा, 1 घंटे में लल्लन टॉप जुड़ेगा नहीं, है ना। ये तो रिवीजन है बेटा, डिटेल तो अपन रात शाम वाली क्लास में करवाते हैं, क्या चिंता करते हो। आ जाओ, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो क्या कहोगे सर? 1841 में। कब हुई? 1841 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इनकी जो सैनिक टुकड़ी की बात करें, ये कहां पर, ये भी याद रखना, कहां पर? खैरवाड़ा के अंदर। कहां? खैरवाड़ा उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कोर की बात करें कहां पर? 1841 में। और कहां पर? खैरवाड़ा उदयपुर की बात करें यहां पर। अरे समा परवाने को जलाना सिखाती है, याद रखना। समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो नसीराबाद छावनी से हुई थी। कब से? और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब? 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस नसीराबाद छावनी के अंदर उस समय टुकड़ियां कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात करें, इन्फेंट्री की बात करें, ये यहां पर आती है। इसके अलावा 30वीं बंगाल नेटिव एक आती है, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी यहां पर आती है। तो 2 सैनिक टुकड़ियां यहां पर थी। 28 मई 1857 को यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद अजमेर से, ठीक है। चलो जी, आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा आता? पहला, यह आंदोलन 1897 में गिरधारीपुरा नामक गांव से धाकड़ किसानों ने शुरू किया। भाई पुरानी एग्जामों में बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से गांव से? कौन से गांव से? तो पहले तो ये ले लो, गिरधारीपुरा से, सीधा सीधा क्वेश्चन एक तो ये। दूसरा, कृष्ण सिंह के द्वारा वर्ष 1903 में 5 रुपए का चौरी कर लगाया गया। हाँ भाई, लगाया गया, सही बात है। तलवार बंधाई कर में राजा द्वारा सामंत को कर दिया जाता था। तलवार बंधाई में राजा के द्वारा सामंत को कर दिया जाता था। नहीं भाई, सामंतों के द्वारा किसको कर दिया जाता था? राजा को कर दिया जाता था। इसका मतलब असुमित यही है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गिरधारीपुरा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सी जाति के लोग धाकड़ किसानों के संबंध में आता है, ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आगे देखो भाई, उसके बाद मेवाड़ महाराणा ने, मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच के लिए किसे भेजा था? तो हुआ क्या, बिजोलिया के किसानों की बात करें, इनके द्वारा राजा के पास गए। कौन दे गए थे? नानजी व ठाकरी पटेल। कौन गए थे? आपको पता होगा, नानजी व ठाकरी पटेल की बात करें। हाँ भाई, ठाकरी पटेल जी की बात करें साहब, ये लोग कहां पे जाते हैं? कहां पर? महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। किसके पास? महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। और बाद में महाराणा फतेह सिंह ने क्या कहा कि भाई किसानों के मुद्दे की समस्या है कि नहीं है, उनकी जांच के लिए किसे भेजा? तो याद रखना, हामिद हुसैन को भेजा था। क्या? हामिद हुसैन को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
चलो आगे देखो, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा? अरे बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब से? सर 1897, 2-4 मिनट पहले ही देखा था। 1897 से 1941 तक कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष चला। और कैसा आंदोलन था? हिंसात्मक। कैसा था? अहिंसक। अहिंसक था। अहिंसक की बात करें, अहिंसक आंदोलन था भाई। और कितने साल चला? 44 साल। और ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब है। आगे देखो, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बेगू किसान आंदोलन की बात करें, इसकी शुरुआत मेरे भाई कहां से हुई? तो कहां से हुई? भैरूकुंड से। कहां से? भैरूकुंड की बात करें, कब हुई? 1912 की बात की जाती कि सर 1912 के अंदर। कहां पर? यह जो भैरूकुंड आता कहां पर? मैनाल में। कहां पर? मैनाल भीलवाड़ा की बात करें, इस मैनाल भीलवाड़ा की बात करते हैं, यहां पर हम बात करें, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये विजय सिंह पथिक के आग्रह पर राम नारायण चौधरी साहब ने किया था। किसने? राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। और एक इससे संबंधित एक और आती है कि यहां पर जो महिला थी, इन महिलाओं की बात करें, इन महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा? तो भाई रामनारायण चौधरी जी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, जिनका नाम क्या आता है? अंजना चौधरी। क्या नाम आता है? अंजना चौधरी जी की बात करें, इनके द्वारा किया गया। तो देखो कहां से शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, नेतृत्व किसने किया और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, सब हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया है। अब मामला सेट होना चाहिए। इसके बारे में यही 4 बातें यहां से बनती हैं। क्या? यही 4, सॉरी 1912 लिखा गया, सॉरी भाई 1921, सॉरी 1921 भाई, 1912 नहीं 1921 है, सॉरी बेटा ना, सॉरी 1921 की बात करें। 1921 में मैनाल भीलवाड़ा में कहां से? भैरूकुंड से शुरुआत हुई थी। नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने और महिलाओं का अंजना चौधरी ने। 1921-22, वेरी गुड। हाँ जी, चलो आगे, शाबाश। आगे देखो, उसके बाद है ट्रेंच आयोग द्वारा। ट्रेंच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियां चलाने पर किन किसानों की मृत्यु हो गई? ट्रेंच आयोग आया कब? 13 जुलाई 1923। कब की बात की जाती है सर? 13 जुलाई 1923 की बात की जाती है। ट्रेंच आयोग के द्वारा किसानों पर क्या किया गया? लाठियां चलाई गई। कहां पर? किस आंदोलन से संबंधित था? बेगू आंदोलन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है सर? बेगू आंदोलन से संबंधित है। सम्मेलन कहां पर हो रहा था? कौन से गांव में सम्मेलन हो रहा था? तो याद रखना गोविंदपुरा गांव में। कौन सा? याद रखना गोविंदपुरा जो गांव है, इस गोविंदपुरा गांव के अंदर क्या हो रहा था? एक सम्मेलन हो रहा था। और वहां पर क्या? किसानों पे लाठियां चलाई गई, जिसके अंदर कौन भाई? रूपा जी और कृपा जी। आपका डी ऑप्शन जो होगा ये सही जवाब है। तो ये भी पूछ रहा ना कि भाई बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा आयोग? कौन सा? ट्रेंच आयोग। कब? 13 जुलाई 1923। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको निकालने हैं मेरे भाई। चलूं आगे, वेरी गुड। आगे है चंडावल की दुखद घटना कब घटित हुई? किसकी बात करें? चंडावल की दुखद घटना जो है ये कब हुई? चंडावल की दुखद घटना कब हुई थी? तो याद रखना 28 मार्च 1942 को। कब? 28 मार्च 1942 को। और महात्मा गांधी जी ने अपनी मैगजीन, अपना पत्र जिसका नाम था हरिजन में, उनकी भी आलोचना, इनको किसमें शामिल किया था? इस घटना को हरिजन जो है इसके अंदर इसको शामिल किया गया था। 28 मार्च 1942 की बात की जाती है। शाबाश। आगे देखो भाई, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? जाट क्षेत्रीय सभा की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई? तो पहले तो याद रखना इसकी स्थापना कब की गई सर? वर्ष 1931 में। किसके द्वारा? ठाकुर देशराज के द्वारा। किसके भाई? अरे सर ठाकुर देशराज जो था इसके द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और याद रखना इसी ठाकुर देशराज जी की बात करें, इन्हीं के द्वारा क्या एक यज्ञ करवाया गया था। कब? 20 जनवरी। कब? 20 जनवरी 1934 को क्या करवाया गया? यज्ञ करवाया गया। कहां पर? सीकर के अंदर। तो यही पूछेंगे, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? ठाकुर देशराज के द्वारा। और कब? वर्ष 1931 के अंदर। वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ भाई, एक बार शेयर भी कर दो भाई, लगभग 6000 के पास लाइव हैं। एक बार भाई शेयर कर दो। क्या? एक बार मेरे भाई शेयर कर दो।
मेवाड़ जाट किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? मेवाड़ जाट किसान की बात करें, इसका आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो आप कहोगे सर मातरकुंडिया की बात करें। कहां से? मातरकुंडिया की बात की जाती है। ये मातरकुंडिया कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब? 1880 में। कब? 1880 के अंदर। 1880 के अंदर मातरकुंडिया की बात की जाती है। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। चलो, उसके बाद है मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? कब हुई मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना? सर वर्ष 1933 में हुई थी। क्या? वर्ष 1933 में हुई थी मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। और कहां पर और किस लिए हुई थी? तो आपको पता होगा, जयपुर की बात करें, यहां पर जो मीना थे उनके ऊपर एक जरायम पेशा, एक क्या था? जरायम पेशा कानून था, यह लागू होता था। और इसको समाप्त करने के लिए मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1933 के अंदर। क्या था जरायम पेशा? तो हर दिन क्या होता था, पुलिस थाने में जाकर के क्या, और वहां पर प्रतिदिन हाजिरी लगानी होती। तो इसके संदर्भ में स्थापना हुई। कब? वर्ष 1933 के अंदर। चलो, उसके बाद है भाई संप सभा की स्थापना किसने की थी? अरे 100% आपको आ जाना चाहिए कि संप सभा की स्थापना किसने की और कब की। तो किसने की? गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। कब? सर 1883 के अंदर। कब की गई? 1883 के अंदर। वेरी गुड। आगे देखो, मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया? मेवाड़ की होगी, मेवाड़ लीजन होगी। मेरवाड़ा बटालियन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1822 में। कब? 1822 के अंदर। मेरवाड़ा का मतलब था, ये ऐसा क्षेत्र था जहां पर इसमें आपके अजमेर का हिस्सा, मारवाड़ और मेवाड़ ये सब आता था। और मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर का जो हिस्सा था, इसके ऊपर अंग्रेजों का था। इसलिए क्या किया गया, इन तीनों को ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इसका गठन किया गया था 1822 के अंदर। कब? 1822। शाबाश। उसके बाद है भाई मीना कोपर्स की स्थापना कब की गई? मीना कोपर्स की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई? तो आप कहोगे सर वर्ष 1921 में मीना कोपर्स की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको बता दूं हुआ क्या मेरे भाई, हम बात करें एक 1857 से लेकर के 1857 से लेकर के और लगभग 1860 तक की बात की जाती है। यहां पर एक बटालियन थी जिसे मीना बटालियन कहते थे। क्या? जिसे हम लोग मीना बटालियन के नाम से जानते थे। और बाद में इसी मीना बटालियन का नाम इसके स्थान पर 1921 में क्या स्थापना कर दी? मीना कोपर्स की स्थापना कर दी गई है। चलो, उसके बाद है भाई 1860 ईस्वी को जहाजपुर में किस जनजाति ने विद्रोह किया? अरे जहाजपुर की बात करें, ये कहां पर आता है? आपका भीलवाड़ा क्षेत्र की बात करें। और इस भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी? तो भाई गरासिया और भील की बात करें, मेर की बात करें, ये तो ज्यादा यहां पर नहीं है। तो इस जहाजपुर में कौन सी जनजाति ज्यादा है? मीना। तो 1860 में जहाजपुर में किस जनजाति ने विद्रोह किया? मीनाओं ने। कई बार प्रश्न न आते हुए निकालने का आपको पता होना चाहिए। मीनाओं के द्वारा यहां पर बात की जाती है। और लगभग कब की? 1860 की बात की जाती है। 1860 की बात की जाती है। क्लियर हो गई बात यहां से? वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है भाई भीलों के द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर किससे संबंधित था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भीलों के द्वारा कर लिया जाता था और एक कर आता है रे जिसका नाम है बोलाई कर। ये किससे संबंधित था? तो भीलों के द्वारा एक तो आता था रखवाली कर, एक तो कौन सा गया? रखवाली या चौकीदारी कर आया करता था। इसके अलावा एक आता था बोलाई कर और इसका संबंध था सुरक्षा कर। अर्थात भाई भीलों के क्षेत्र से कोई गुजरेगा ना तो उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होगी। लेकिन बदले में क्या लेते थे? कर लेते थे। इसको क्या कहते थे? बोलाई कर। तो यहां पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो, प्रथम भील विद्रोह किस राज्य से आरंभ हुआ? प्रथम भील विद्रोह की बात करें, यह कौन से राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो यहां पर भीलों की बात करें, जोधपुर, जयपुर और कोटा तो यहां है ही नहीं। ज्यादा भील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो मार दो टिक किसके ऊपर? डी के ऊपर। और कब हुआ था? तो लगभग 1818 की आसपास की बात करें। भीलों का विद्रोह कहां से? उदयपुर से प्रारंभ हुआ था। डी की बात यहां पर की जाती है। क्लियर?
चलो जी आगे चलते हैं। डी, वेरी गुड, शाबाश। अगला है भाई गोविंद गुरु। गोविंद गुरु की बात करें, पर का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु की बात करें, इनका प्रमुख शिष्य कौन था? तो आपको पता होगा, एक मानगढ़ धाम की बात करें, मानगढ़ धाम जो घटना घटी थी, इस घटना के अंदर भाई गोविंद गुरु और इनके जो शिष्य थे उनको बंदी बना लिया गया था। और कौन था? पुंजाधीर जी। कौन था भाई? पुंजाधीर जी जो था, इनके प्रमुख शिष्य थे पुंजाधीर जी। तो गोविंद गुरु का ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शाबाश। उसके बाद है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से हमें असत्य कथन ढूंढना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। ना, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। किसने? इनकी धर्म पत्नी, किसका नाम आता है? कस्तूरबा गांधी। किसका नाम आता है? अरे कस्तूरबा गांधी की बात करें, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, तो पहला ही असत्य हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यह भी पढ़ना है। जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1938 में जयपुर में हुआ, यह भी आपको पढ़ना है। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, यह भी आपको पढ़ना है। और ऑप्शन ए इसमें असत्य कथन आता है, शाबाश। उसके बाद है भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था? अभी आएगा। किसके मध्य हुआ यह भी बताऊंगा। लेकिन यह था कि भाई जेंटलमैन लोग थे, अच्छे लोग थे, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। आपको एक बार इतना समझना, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध आजाद मोर्चा, लेकिन एक ऐसा मोर्चा था, बोले आजाद होंगे, मार देंगे, काट देंगे, जेंटलमैन नहीं है क्या, ऐसी गुलामी, मार देंगे, कूट देंगे। इसके लिए आजाद मोर्चा का गठन किया गया। जेंटलमैन तो सिर्फ लोगों का था, लड़ाई नहीं चाहते थे, विद्रोह नहीं चाहते थे, करेंगे बात आगे। लेकिन आजाद मोर्चा का गठन किसने किया भाई? किसने किया? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने जवाब हो जाएगा, बाबा हरिश्चंद्र ने। वैसे जनरल एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था। और यहां पर जो आजाद मोर्चा था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था आपको पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत की बात करें, ये जयपुर रियासत क्या ले? भाग ले। और ये कहते थे हम ऐसा कोई विद्रोह नहीं करेंगे। वेरी गुड। तो ये तो कौन हो जाएंगे? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलो जी आगे है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजा मंडल और एक तरफ स्थापना करता। भाई इनमें से हमें सुमेलित करना है। यदि हम बात करें सबसे पहले मेवाड़ की, तो जवाब हो जाएगा सर माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत मेहता की, तो एक में दो यहीं पर है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डी ऑप्शन होगा। अगला देखो, मारवाड़ की बात करें तो कौन हो जाएगा? भंवरलाल सराफ। कौन है? भंवरलाल सराफ। जयपुर की बात करें तो कपूर चंद पाटनी, और बीकानेर की बात करें तो मग्गाराम वैद की बात करें। अपने राजस्थान डोज से बाहर नहीं गया है कोई, क्वेश्चन एक भी नहीं गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब है। उसके बाद है भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? सर 1942 में। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ है? 1942 के अंदर हुआ। किस किस के मध्य? तो सर मिर्जा इस्माइल। एक तो कौन था? मिर्जा इस्माइल की बात करें, मिर्जा इस्माइल की बात करें वर्सेज किसके मध्य? एक व्यक्ति और था, कौन? हीरालाल शास्त्री। कुछ बच्चे पहले कह रहे थे सर हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य क्या हुआ? जेंटल एग्रीमेंट 1942 के अंदर। और क्या कहा कि भाई जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, अर्थात हमें लड़ाई लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। चलो, तो 1942 हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल की बात यहां पर की जाती है। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है किस प्रजा मंडल में वर्ष 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? कौन सा प्रजा मंडल में वर्ष 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो कौन सा प्रजा मंडल मनाया था भाई? तो याद रखना, मारवाड़ प्रजा मंडल की बात की जाती। किसने मनाया? मारवाड़ ने। और यहां पर कौन नाम आता है? एक नाम आता है छगनलाल चौपासी। छगनलाल चौपासनी। छगनलाल चौपासनी का नाम आता है। इन्होंने क्या फहराया? तिरंगा फहराया था। क्या? छगनलाल चौपासनी ने तिरंगा झंडा को फहराया था। तो जवाब क्या हो जाएगा सर? मारवाड़। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, शाबाश।
ये हुई ना बात, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, तैयारी हो रही कि नहीं हो रही, बस ये जरूर बता दो भाई। रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा, फटाफट से क्विक चीजें याद आ रही कि नहीं आ रही, बस ये जरूर बता देना भाई। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? राजस्थान के जतिन दास की बात करें सर, ये राजस्थान का जतिन दास किसको कहते हैं? तो कहते हैं भाई बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरे बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो आपको पता होगा, है ना, इनकी बात, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी 1942 की बात करें, इनकी मृत्यु भी हो जाती। किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। ठीक है। अरे जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। हाँ जी, 49 दिनों के बाद, शाबाश। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं। जो तैयारी कर रहे हैं सबके सब बेरोजगार हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भूख हड़ताल से। वेरी गुड, मजा आ रहा है ना? रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा बता दो बस। चलो जी आगे देखो। उसके बाद है जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन की बात करें, ये प्रथम अधिवेशन हुआ कब? पहले तो ये 9 मई 1938 को। कब हुआ था? अरे 9 मई 1938 को हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अरे जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। और इसके अंदर जो अधिवेशन में भाग किसने लिया था? तो कस्तूरबा गांधी जी ने भाग लिया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 67 9 मई 1938 जमनालाल बजाज और कस्तूरबा गांधी ने यहां पर क्या लिया था? भाग लिया था। उसके बाद है जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी और मिर्जा इस्माइल की यहां पर बात की जाती है। भाई किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? बताओ जल्दी से आप लोग। तब तक मैं एक बार पानी की 2 घूंट मार लेता हूं। हाँ जी, शाबाश। किसके द्वारा? लगभग सही जवाब आ रहा ऑप्शन सी। क्या? कपूरचंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1931 के अंदर। कब? 1931 के अंदर। लेकिन उसके बाद 1936 की बात करें, 1936 में दोबारा आ जाता है। और तब किसने? जमनालाल बजाज। लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्या करना है? कपूरचंद पाटनी की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद है मेरे भाई, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो जनसंख्या तो भाई पहले भी जयपुर में थी और आज भी जयपुर में ज्यादा है। यदि पूछें कि साहब क्षेत्र मारवाड़ रियासत की बात करें तो याद रखना, ये क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी थी। तो भाई आज भी मारवाड़ संभाग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आता है। एक शाहपुरा की बात करें, चलो यहां पर भरतपुर और कोटा रियासत 2 आती हैं। लेकिन यदि हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी कौन सी थी? इनमें जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी की बात करें ना, तो सबसे छोटी कौन सी थी? तो याद रखना शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा की बात की जाती है। सबसे नवीन कौन सी आती है? सबसे नवीन की बात करें, ये नाम आ जाता है झालावाड़ रियासत। किसके द्वारा? अरे भाई अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी आती है? तो सर सबको आता है, कहां बता रही हो? टोंक के अंदर। कहां? टोंक के अंदर। शाबाश, वेरी गुड भाई। सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन बता देता हूं। चलो एक बच्चा कह रहा सर प्राचीन ही बता दो, तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी आती है? मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकानेदार कौन थे? राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कितने ठिकाने थे अपने यहां पर? 3 ठिकाने थे, नीमराना, लावा और कुशलगढ़। और उनकी यदि हम बात करें कुशलगढ़ के ठिकानेदार कौन थे, तो कौन थे भाई? राव हरेंद्र सिंह की बात की जाती। कौन? राव हरेंद्र सिंह की बात करें। और यहां पर एक नाम आया राव राजेंद्र सिंह। ये किसके ठिकानेदार थे? तो याद रखना ये नीमराना के ठिकानेदार थे। किसके?
अरे नीमराणा के ठिकानेदार थे। और एक बंश प्रदीप सिंह का नाम आता है, और बंश प्रदीप की बात करें, इनका संबंध किससे आता है? लावा ठिकाने से। तो एकीकरण के समय तीनों ठिकानों के नाम आगे बंश प्रदीप सिंह, लावा, राव हरेंद्र सिंह कुशलगढ़ और राव राजेंद्र सिंह की बात करें तो नीमराणा के साथ इनका संबंध आ जाता है। तो बी ऑप्शन है। उसके बाद है भाई, सुमेलित कीजिए, एक तरफ रियासत और एक समय उनके एकीकरण के शासक कौन थे? सिरोही का जब एकीकरण हुआ कौन शासक था? बूंदी का कौन था? धौलपुर और जैसलमेर की बात करें, ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सिरोही की बात करें, शासक कौन थे? अभय सिंह। सिरोही का कौन था रे? अभय सिंह। बूंदी के कौन थे? बहादुर सिंह। वैसे बूंदी, वैसे बहादुर सिंह। धौलपुर के कौन थे? रघुनाथ सिंह। और जैसलमेर के उदय भान सिंह, अर्थात नहीं, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी, हाँ जी, सॉरी। किसकी बात करें? सिरोही की बात करें। सिरोही का तो कौन सा? अभय सिंह से लगातार होगा, तो पहले में एक यहां और यहां, इनको तो काटो, दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं है, इनको तो काटो। उसके बाद बूंदी की बात करें, बहादुर सिंह, इसका मतलब बी में 2, हाँ, तो ए ऑप्शन सही जवाब यहां तो नहीं है, फिर मतलब लगातार ही होंगे। धौलपुर का कौन था? उदय भान सिंह। जैसलमेर का कौन था? रघुनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सॉरी बेटा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलो जी, वेरी गुड, ए ऑप्शन सही जवाब हो गया। मैं लगातार पढ़ गया, इसको ध्यान नहीं दिया। आ जाओ, उसके बाद है राजपूताना यूनियन। राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? राजपूताना यूनियन की बात करें, से बनाने का प्रयास जो है ये किस शासक ने किया था भाई? किस शासक के द्वारा किया गया? तो आप बोलोगे सर महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा भूपाल सिंह की बात करें, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 22 राजाओं को जोड़ करके, कितने राजाओं को? 22 राजाओं को जोड़ करके और क्या करना था? राजपूताना यूनियन बनाने का प्रस्ताव था। ये आपको ध्यान में रखना। तो महाराणा भूपाल सिंह, शाबाश। उसके बाद है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीव्य राज्य में शामिल नहीं थी? कौन सी रियासत जीव्य रियासत में शामिल नहीं थी? तो जीव्य कौन सी थी? अरे जीव्य रियासत का मतलब था कि भाई ऐसी रियासत जिनकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो। जिनकी जनसंख्या तो कितनी हो? 10 लाख हो, और जिसकी वार्षिक, ऐसी रियासत जिसकी वार्षिक आय क्या हो? वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, उसे क्या कहा गया था? जीव्य रियासत। और ये ऐसी रियासत 4 ही अपनी रियासतें थी जो इस कोटे को पूरा करती थी। एक जयपुर थी, एक हम बात करें साहब कौन सी थी, और बताओ यहां से, एक जयपुर थी, एक उदयपुर थी, एक जोधपुर थी, और एक कौन सी थी? बीकानेर। तो इसका मतलब कोटा नहीं है, यहां पर क्या होगा? बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब है। मामला सच समझ में आ गया। जीव्य रियासत की बात करें, कौन होती हैं? ऐसी रियासतें थे भाई जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम वार्षिक 1 करोड़ से ज्यादा इसका टर्न ओवर हो, उसकी बात यहां पर की गई। 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। कोटा नहीं आती है भाई। उसके बाद आगे चले, अरे राजस्थान के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका थी? एकीकरण में किसकी भूमिका थी? प्रजामंडलों की थी, किसान आंदोलनों की थी, समाचार पत्रों की थी, सभी की थी भाई। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। उसके बाद भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया। इसके मुख्य सचिव कौन थे? पहला तो ये कि राजस्थान के अंदर या पूरे भारत के अंदर रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? यहीं से नाम आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनके द्वारा एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आ गया, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 के अंदर। और इसका जो गठन किया, इस विभाग के सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन की बात की जाती। कौन थे? वीपी मेनन, ऑप्शन ए। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहां से छुपे हुए हैं, वीपी मेनन और रियासती विभाग जुलाई 1947 मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, उसके बाद है सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? सबसे पहले 1939 के अंदर ही राजस्थान रियासतों के समूहीकरण और एकीकरण की पहली बार बात किसने की थी? तो लॉर्ड लिथिंगो की बात की जाती साहब, इसके द्वारा की गई थी। क्लियर? लॉर्ड लिथिंगो की बात करें भाई, ये नाम पता नहीं कहां कहां से लेके आए थे, मेरा तो नाम लेने में टोटो जाए मामलोडंग, लेकिन याद रखना, लॉर्ड लिथिंग याद रखना बस, लॉर्ड लिथिंग। ठीक है जी। उसके बाद है
निम्नलिखित में से अर्जुन लाल सेठी द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। अर्जुन लाल सेठी की बात करें साहब, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो रचित नहीं है, तो कहोगे सर रूठी रानी। भाई रानी वानी में ध्यान नहीं था। पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार, ये इनके द्वारा रचित पुस्तकें आती हैं। इन्होंने वर्धमान विद्यालय या वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, याद रखना इन्हीं के द्वारा वर्धमान विद्यालय की बात करें, वर्धमान विद्यालय की बात करें, वर्धमान छात्रावास की बात करें और वर्धमान पुस्तकालय की बात करें, ये भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुदर मुक्ति, स्त्री मुक्ति, इन्होंने क्या लिखा था? स्त्री मुक्ति जरूर लिखा था। एक स्त्री मुक्ति की बात करें, ये पुस्तक भी लिखी थी भाई। कौन सी? स्त्री मुक्ति। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। ये भी पढ़ लेना भाई। ये पूछते हैं वर्धमान विद्यालय किसके द्वारा चलाया गया, वर्धमान की बात करें। ठीक है, जयपुर की बात यहां पर की जाती है। चलो जी आगे देखो। मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोना न पड़े। आज कोई जेल में बंद वर कोई नहीं कहना छोरा बता दे छोड़ देंगे तेरी मां घर रो रही है ना, तो अब तैयार बैठे हाथ दाग तो तैयार बैठे तो जी गैल छूटे रहे बाढ़ में जाए दुनियादारी। लेकिन पहले ऐसे वीर भी थे भाई जिन्होंने कहा मैं मरूंगा और मेरी माँ रोएगी तो रोने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे एक मरने से कईयों माँ जो है ना वो रोएंगी नहीं। ऐसा वक्तव्य, ऐसा कथन किस क्रांतिकारी के हैं? तो क्या नाम आ जाएगा साहब? प्रताप सिंह बारठ का नाम आता। किसका? अरे प्रताप सिंह बारठ की बात की जाती है। कौन से जेल में? तो ये ध्यान जरूर रखना, बरेली जेल की बात की जाती है। बरेली जेल में जब थे तो यहां पर उनको एक क्विनलैंड था, एक व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि तेरी मां रो रही है बता क्या करें, तो क्या? प्रताप सिंह बारठ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की रचना है? सर हर बच्चे के जुबान पर हो जाना चाहिए। क्या? हर बच्चे के आपके जुबान पे होना चाहिए कि जैसलमेर में गुंडाराज किसकी है? तो आप बोलोगे सर किसकी? हाँ भाई, हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा, गोपाल सिंह कर रहा है तो सागरमल गोपा की बात की जाती है। और इन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज और एक नाम और आती है, कौन सी? अरे आजादी के दीवाने। क्या? आजादी के दीवानों की बात करें, ये भी इन्होंने लिखी थी। और बाद में जैसलमेर की जेल की बात करें, इनको भाई क्या, इनके ऊपर कैरोसिन डाल करके और इनको क्या कर दिया था? जिंदा ही जला दिया गया था। यहां पर क्या? बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उसके बाद है भाई धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? अरे किसे कहते हैं? धुन का धनी किसको कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। क्या? अरे इसको कहा जाता है सर धुन के धनी कहते हैं इसको। हाँ, धुन को धनी जो ठान ली सोच ली। सर इसको मारवाड़ का लोकनायक भी कहते हैं। मारवाड़ के लोकनायक की बात करें, इस नाम से भी जाना जाता है। अरे इन्हें शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। क्या? शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और एक इन्हें लक्कड़ और फक्कड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लक्कड़ व फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जय नारायण व्यास को। क्लियर? चलो जी आगे है वागड़ सेवा संघ। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? वागड़ सेवा संघ की, तो भाई वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। किसने? भोगीलाल पांड्या की बात की जाती है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? वागड़ के गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? वागड़ के गांधी। तो भोगीलाल पांड्या आपका ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। वेरी गुड। उसके बाद है भाई मेवाड़ प्रजा मंडल के नेता जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। मेवाड़ प्रजा मंडल के नेता थे साहब। ठीक है, और भारत की जो संविधान निर्माती सभा की थी तो हम बहुत बार पढ़ते हैं साहब, बलवंत सिंह मेहता। क्या? बलवंत मेहता समिति की बात करें, ये भारतीय संविधान निर्माती सभा के सदस्य भी थे। बलवंत मेहता की बात की जाती है और इन्होंने प्रताप सभा का भी स्थापना की थी। इन्होंने क्या थी? इनके याद रखना, इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना भी की थी भाई। क्लियर? आगे देखो। उसके बाद है गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना कब की? गोविंद गिरी के द्वारा सम सभा की स्थापना की गई तो 1833 के अंदर। कब की थी? 1833 के अंदर। सर अच्छे से आता है, चिंता ही मत करो, खींच देंगे ऐसे प्रश्न तो। अगला है किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्रांतिकारी है? अरे जिसे राजस्थान के मंगल पांडे कहते हैं तो किसे कहा जाता है? याद रखना, अमरचंद बाठिया को कहा
जाता है? किसको कहते हैं भाई? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या 1857 की क्रांति की बात करें, इस क्रांति के अंदर जिस प्रथम व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया गया वो कौन था? अमरचंद बाठिया। तो इनको क्या किया गया था क्रांति में? प्रथम व्यक्ति जिसे क्या लगाई गई थी? फांसी दी गई थी। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। कहां पर? ये अमरचंद बाठिया को। क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद है राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? राजस्थान की भूमि की बात करें से स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं भाई? 4 भागों में बांटा जाता है। क्या? 4 भागों के अंदर सर एक तो आती है खालसा भूमि आ जाती है। एक तो होती है खालसा भूमि जो राज्य सरकार के अधीन होती है। किसके अधीन? राज्य सरकार के अधीन होती है। एक आ जाती है जागीरी भूमि आती है। जागीरी भूमि का मतलब है सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को खुश होकर के दे दिया, ले भाई, तो किसी व्यक्ति विशेष को मतलब किसी व्यक्ति को दी गई है, व्यक्ति को दी गई जमीन जो है उसे कहा जाता है जागीर में। जागीर दे दी, लुटा दी जागीर। लुटा दी जागीर का मतलब किसी कर्मचारी को दे दी खुश होकर के। एक आती है भोम। भोम गांव में कौन कहेंगे? जाना था ना भोमाड़न, तेरे कितनी जमीन है, ठीक है, तो इसका मतलब जिसके ऊपर कोई कर नहीं होता, कर नहीं। भोमाड़न जाना गांव में खूब बोले हैं भाई, भोम। और उसके बाद 83 को दोबारा देखूं, क्यों देखूं भाई? 1833, अच्छा, अरे तेरी, ये लो 1883 था का 33 कर देते हैं बेटा, ठीक है, कर देते बेटा, ये लो, आ जाओ। ऐसे मत करो, भावनाओं को भी समझो। कभी कभी कोई मिस प्रिंटिंग हो जाती है, उनको लेकर के मत ऐसे मत करो बेटा, कभी कभी भावनाओं को समझा लिया करो। आ जाओ भौम की बात। और एक कौन सी होती है? शासन। एक कौन सी होती है भाई? शासन की बात की जाती है, अर्थात जो हम वो कहते हैं ना कि मंदिर वगैरह की भूमि होती है उसकी बात की जाती है। तो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। क्या कही बेटा? 200। अच्छा, सतीश सन, वेरी गुड भाई। आगे देखो, राजगामिता शब्द से अभिप्राय क्या है? हाँ जी, 1800 क्या कर दिया उसने? हाँ, अच्छा, हाँ ये सही था ना। अच्छा 33 करवा देता क्या? 1883 होगा ना। हाँ, अरे बावड़ा भाई, मैं सोचा क्या कर दिया पता नहीं भाई, मैंने ऊपर देखा नहीं, मैं 1833 में भाई मिस पेंटिंग हो गया होगा, सॉरी भाई। बावड़े भाई के चक्कर में मैं भी बावड़ा हो गया, ऐसे मत करा करो है थारी की टाबरो बावड़ो। मैं तो सोचो बिना क्यों होगा भाई, गलती उठाड़ी होगी भाई। चलो आ जाओ, जाग गामिता शब्द से अभिप्राय क्या है? जाग गामिता, हाँ 1883 सही है बेटा। हाँ, जाग गामिता शब्द से अभिप्राय क्या है? क्या होता है भाई इसका प्राय? इसका मतलब होती है कि जागीरी भूमि को खालसा भूमि घोषित करने से बस राजगामिता राज में चली गई, राज में गमगी, रटने की जरूरत नहीं, राज में चली गई। राजगामिता राज में गमगी, राज में चली गई। तो कोई भूमि थी वो कहां चली गई? खालसा में चली गई। तो जागीरी भूमि को खालसा घोषित कर दें, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद इजारा प्रणाली के अन्य नाम क्या हैं? इजारा प्रणाली क्या होती है? इजारा प्रणाली की बात करें तो भाई किसी भूमि को एक पर्टिकुलर अवधि के लिए किसी व्यक्ति को दे देते हैं और उससे राशि वसूल करते हैं, राजस्व अर्थात ठेका दे दिया, आंकबंदी कर दी, मुकाता कर दिया, उपयोग सभी सही जवाब है इजारा प्रणाली। क्या डी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। गुरुजी कदे कदे दिखाएं पर कमेंट्स पढ़ाए बेटा, गुरुजी कला चालू जाओ कदे कदे, हाँ कलाचू को जाओ बेटा। मेरा विशाल सुबह से लगते हैं ना तो बेटा दिन ये ना सर ऐसे कर रहा है, फक अब पढ़ूंगा बाहर निकल के, बस यहाँ आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ आपको, लग रहा होगा गुरुजी ने बड़े कंफर्टेबल जोन में है। मेरे बेटा पीठ पे देखोगे तो पसीने भीगे हुए हैं, ये है ना ये फटने को बाहर आने को है। गला ऐसा कर रहा है रुक जा नहीं तो मैं कटूंगा, है ना, समझो बात को। आ जाओ
अगला है राजस्थान के मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था। राजस्थान के मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था में कुछ ऐसे गांव जिनकी आय जागीरदार एवं राजस्व में बांटी जाती थी, क्या कहते थे रे? कब की बात करें? राजस्थान के मध्यकालीन की बात करें, भू राजस्व व्यवस्था में कुछ ऐसे गांव होते थे जिसकी आय जागीरदार और राज्य दोनों में बांट दी जाती थी। उसको क्या कहते थे? उसे मुस्तकरा कहते थे। क्या? अरे मुस्तकरा कहा जाता था। चलो, उसके बाद है राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस रियासत ने करवाया था? राजस्थान में पहली बार भूमि बंदोबस्त की बात करें, ये किस रियासत ने करवाया था? तो किसने करवाया भाई? कोटा रियासत ने करवाया था। कब? सर 1807 में करवाया था। और कोटा के राजा कौन थे? झाला जालिम सिंह। कौन थे? अरे सर झाला जालिम सिंह थे भाई। कौन थे? झाला जालिम सिंह थे। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही जवाब है। उसके बाद है भाई जोती जाने वाली भूमि क्या कहलाती? जिस भूमि को हम लोग जोतते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोती वाली को तो हकत बकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हकत बकत। जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? हकत बकत कहा जाता है। क्या? हकत बकत की बात की जाती है साहब। ठीक है, यहां पर चाही भूमि, चाही भूमि कौन सी होती है? चाही भूमि, चाही भूमि का मतलब है ऐसा भूमि जहां पर सिंचाई की सुविधा हो। सिंचाई की सुविधा तो आप लोग क्या कहोगे? आपके दो भाई और भूमि का बंटवारा करना है, तो आप सबसे पहले कौन सी भूमि को चाहोगे? वो जटे कुओं पानी लागतो है तो चाही भूमि जहां सिंचाई के साधन हो। उसके बाद गोरमो और कच्छ की बात करें तो कच्छ तो बाढ़ में जान दो, और गोरमो के वर है गोरमो। कौन कहे? गांव को गोरवो। इन गोरमो भी बोल दें, कोई गोरवो, गांव को गोरवो। देखो दिखा, गांव का गोरवा का सारा जमीन है मेरी। गांव में कहें गांव का गोरवा का सारा जमीन है का मतलब गांव के पास की जमीन। गांव के पास की जमीन। रटते हो क्यों हो रहा है? गांव का आप नहीं हो तो गांव का कन्ना जमीन है, गोरवा की बात की जाती है। ठीक है, बस तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलो, सुमेलित कीजिए राजस्व प्रणाली और एक प्रकार। सब क्या कौन सी प्रणाली है? रटना नहीं है छोरे, सुन लो बात को। क्या क्या है मेरे भाई? सुनो, फसल तैयार होते फसल बांटना। फसल तैयार हो गई, फसल उगा दी, कटने पे आ गई, तब फसल को बांटते हैं। उसे क्या कहते हैं? खेत बटाई कह देते हैं कि खेत बांट लो, टाइम होगो खेत बांट लो। यो तेरो और यो तेरो, इकी कटाई तू करेगो, इकी कढ़ाई तू करेगो। तो पहले में 4, पहले में बी, यहां और यहां, इनको काट दो, इनको काट दो। फसल काटकर खलिहान में लाकर बांटना। फसल को काट दी, इकट्ठी कर दी, ढेरी बना ली। उसके बाद कहें भाई आधी ढेरी तेरी, आधी ढेरी तेरी, तो फसल काट करके लेकर के आए। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लंक बटाई। तो यहां पर 2 में 4 हो जाएगा, 2 में 4 यहां पर है तो डी ऑप्शन होगा। अनाज तैयार होने के बाद बंटवारा। अनाज तैयार होने के बाद बंटवारे क्या कहते हैं? रास। पढ़ाई मेरी क्लास में रास क्यों है? अनाज काटने बाद में जो अनाज की ढेरी हो ना लाटा के अंदर, उन्हें बोला रास। रास की कटाई। तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। और नगदी फसल से नगदी होता है तो क्या करना? जाप तो कर लें, ठाडो गाल दो जेब में तो जब्ती हो जाएगी। उसके बाद है भाई भीत की भांच हासिल लगान एकत्रित करने की पद्धति किस रियासत से संबंधित थी? भीत की भांच लगान एकत्रित करने की पद्धति किस रियासत से संबंधित आती है? तो किससे संबंधित आती है? बीकानेर से। सर इसमें क्या था? इसके अंदर मेरे भाई गांव जो थे ना, गांव, उनमें घरों की गिनती की जाती थी। अच्छा, एक गांव में 60 घर हैं बेटा, हर घर से 500 रुपए आने चाहिए। इसका 5 रुपए, इसका मतलब 300 रुपए आने चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ? गांव में घरों की गिनती कर लेते और फिक्स उगाई करते। वो थी बीत की बाँच। बीत की कि एको की दीवार की बाँच करेड़ी है, कोई गांवड़ो होगो ना, उन्हें ध्यान ढंग से ध्यान है। बाँच क्यों है? गांव में उगाई कराना। उगाई ने क्या बोला? बाँच। की को सुन रहा बाँच? जल्दी बताओ किसका सुना हुआ बाँच? गांव के अंदर पैसों की जो उगाई होती है ना उसे बोलते हैं बाँच। और हर बीत की, हर घर की। बस, तो कहां से? बीकानेर से। उसके बाद है सेठ जी का महाराष्ट्र में कदम रखना।
सेठी जी का महाराष्ट्र में कदम रखना मराठों के लिए सौभाग्य की बात है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? सेठी जी की बात करें तो साहब सेठी जी कौन था? अर्जुन लाल सेठी। कौन था? अरे अर्जुन लाल सेठी महोदय जी था साहब। और जब ये जेल से निकला था, कहां से? वेलूर जेल से। कौन सा जेल? अरे वेलूर जेल की बात करें और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो आजाद होने के बाद जब महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं कि सेठी जी का पांव महाराष्ट्र में कदम रखना महाराष्ट्रों के लिए, मराठों के लिए सौभाग्य की बात है। किसने कहा? तो बोलोगे बाल गंगाधर तिलक की जय। ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी। उसके बाद है भाई 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? कौन था भाई? तो क्या बोलोगे साहब? अमरचंद बाठिया। कौन था? अमरचंद बाठिया। क्या कहते हैं इनको? मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। क्या? राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है भाई। चलो आगे देखो, अमरदास वैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? एक क्रांतिकारी था जिसने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? अमरदास वैरागी। और अंत तक किसी के पकड़ में नहीं आया। तो कौन था? जोरावर सिंह बैराठ। इनका नाम क्या बना लिया उन्होंने? अमरदास बैरागी। तो 95 में आपका ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। हाँ, भूगोल की कल है भाई। उसके बाद प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसके द्वारा लिखा गया? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत की बात करें तो ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग क्या बोलोगे सर? हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगा भाई? हीरालाल शास्त्री की बात करें। उसके बाद है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मनोनीत और पहले निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और पहले मनोनीत की बात करें तो मनोनीत कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। उसके बाद है हीरालाल शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये कही गई है? पहला, मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942। सर सही है। जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है। वर्ष 1974 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। अर्थात तीनों ही ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा, सॉरी नहीं, प्रजामंडल हिस्सा लिया ना? हिस्सा तो नहीं लिया यार, सॉरी क्या कर गया। हिस्सा लिया क्या? नहीं लिया भाई। तो ये तो नहीं होगा, हिस्सा तो नहीं लिया भाई, है ना? हिस्सा नहीं लिया था ना। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट तो इसीलिए हुआ था कि हिस्सा नहीं लिया था, उसी के फिर तो आजाद का काम किया गया था। हिस्सा नहीं लिया था और ये मृत्यु हो गई थी। हाँ, तो एक और ए और सी कहां पर है? ये है क्या? बी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्या? बी ऑप्शन। भाग नहीं लिया था। हाँ, भाग नहीं लिया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट यही तो हुआ था कि भाग नहीं लेंगे। आपको तो चेक कर रहा था मैं आता कि नहीं आता, ये तो मैं तो पढ़ा के गया ही था। हाँ, आज तो चलो आ जाओ। उसके बाद है आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं आदिवासियों का मसीहा? तो किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। और जिनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलियारी गांव उदयपुर में। जन्म कहां पर हुआ है? याद रखना, कोलियारी गांव। और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्लियर? चलो जी। और इन्हीं की बात करें, इन्होंने मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की जो थी ना, मेवाड़ की पुकार, वो भी इन्हीं की बात आती है। मेवाड़ की पुकार का संबंध भी इन्हीं के साथ आता है। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। राजस्थान के गांधी, वांगड़ के गांधी, चिड़ावा के गांधी और गांधी का 5वां पुत्र। बता दो भाई यहां से राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं राजस्थान के गांधी? तो किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी किसको? गोकुल भाई भट्ट। तो ए में 3 यहां पर है, ये काट दो बाकी सब। उसके बाद वांगड़ के गांधी किसे कहते हैं भाई? बताओ दिखाओ, वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वांगड़ के गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। तो बी में 4, ठीक है। फिर चिड़ावा के गांधी किसको कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल। सी में 1। और गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। सी में 2, डी में 2। अर्थात डी ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब है। क्या? डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो मेरे भाई ये आपके 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और 100 के साथ एक के साथ 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने और निकालने की कोशिश की ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। अब जल्दी से बताओ कि भाई हाँ, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं? बता दो भाई। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ऐसे आते हैं। बताओ भाई कितने ठीक हुए?
हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सर, एसआई का एडमिट कार्ड कब आवेंगे? आ जाएंगे भाई, चिंता मत करो, आ जाएंगे मेरे बच्चों। क्या बात है, मौज कर दी। बस तो आप लोग पढ़ लो, सिलेक्शन ले आओ, उसके बाद मौज होगी। वेरी गुड। 80 90 बहुत बढ़िया भाई, 80 90 बहुत बढ़िया। 92 85 80, चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो तो अब मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।